गुड इवनिंग एवरीवन। ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा होपफुली। तो मैं चाहता हूं कि आपका पूरी तरह से पार्टिसिपेशन हो इसमें। लेट अस स्टार्ट विद वन वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हालांकि पहले आईआईटी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी हैव टू स्प्रिंग्स, ठीक है। एक इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और एक बीच में ब्लॉक है, ठीक है। दिस ब्लॉक हैज मास m, और ये दोनों स्प्रिंग्स के बीच में डिस्टेंस है L, ठीक है। इसको एक किसी डायरेक्शन में हम v वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ठीक है। ये एक पीरियोडिक मोशन करेगा, मास जाकर के K2 स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, और K2 को कंप्रेस करेगा, फिर वहां से वापस आएगा, फिर K1 को कंप्रेस करेगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड प्रीवियसली इन जेईई एडवांस्ड। आई होप आपको ये पता है, ये याद है आपको कि टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम T ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। तो ये एक हिंट है, ठीक है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। ये जो स्प्रिंग्स है ना, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अटैच नहीं है, ये ग्राउंड के साथ अटैच नहीं है। इसका मोशन कैसे होगा, देखो ये आकर के ना इसको हिट करेगा और फिर इसको थोड़ा कंप्रेस करेगा, जहां तक कंप्रेस कर सकता है, कंप्रेस करके वापस आएगा, ठीक है। जैसे वापस आएगा तो फिर ये स्प्रिंग से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि अटैच तो हुआ ही नहीं था, ठीक है, अटैच हुआ ही नहीं था। ये वापस यहां से फिर अलग हो जाएगा स्प्रिंग से, और इसके बाद फिर यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, फिर इसको कंप्रेस करेगा और फिर वापस आएगा, यहां पे फिर डिटैच हो जाएगा, फिर ये फ्रीली चलने लगेगा, ठीक है। यहां पे जैसे फ्रीली चलने लगा, फिर यहां से फ्रीली चलने लगेगा। तो पूरा एक पीरियड या एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। यहीं से स्टार्ट कर लो, यहीं से स्टार्ट कर लो, और वापस देखो यहाँ पे कितने टाइम पे आता है, ठीक है। यहाँ पे वापस कितने टाइम पे लौट के आता है हमारा ब्लॉक, वो देख लेते हैं, ठीक है। इसी डायरेक्शन में कितनी देर के बाद फिर ये वापस लौट के आता है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसको, अगर ये फर्स्ट के साथ अटैच्ड होता, इसका टाइम पीरियड अगर T1 होता, और ये सेकंड के साथ अटैच्ड होता, इसका टाइम पीरियड T2 होता। देखो एक्चुअली इसमें ना ये फर्स्ट टाइम पीरियड का आधा और सेकेंड टाइम पीरियड का आधा है। इसमें ये एक बार ऐसे घूम के आने में टाइम लगेगा इसको T1/2, और एक बार ऐसे घूम के आने में इसको टाइम लगेगा T2/2, ठीक है। और फिर यहां से यहां जाना और फिर वापस आना, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगेगा, दिस विल बी 2L/v, क्योंकि जब ये लौट के आएगा वापस तो इसकी वेलोसिटी फिर से v हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड स्प्रिंग आइडियल है, तो वापस जब लौट के आएगा तो पूरी काइनेटिक एनर्जी वापस इसको मिल जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो बीच में चलने के लिए तो इसको टाइम चाहिए 2L/v। तो टोटल टाइम पीरियड इसका हो जाएगा T1/2 प्लस T2/2 प्लस 2L/v। तो T1/2 इसको ले लेते हैं, T1/2 इज पाई अंडर रूट m/k1 प्लस पाई अंडर रूट m/k2 प्लस 2L/v। दिस इज आंसर, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं यहां से। ये ऐसा ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एंड इट इज हैंगिंग फ्रीली,
ठीक है, अभी फ्रीली हैंग कर रहा है, इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ में नहीं होगा, थोड़ा सा नेचुरल लेंथ से नीचे होगा। ठीक है, दिस इज नेचुरल लेंथ, यहां से ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, हैंग कर रहा है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, नाउ इट्स गिवन कि एक बुलेट जिसका मास m है, ये इसको u स्पीड से आके हिट करता है। ठीक है, बुलेट इसको u स्पीड से आके हिट करता है और इसके बाद ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑसिलेशंस स्टार्ट आफ्टर बुलेट हिट्स। ठीक है, हिट्स द ब्लॉक एंड गेट्स एम्बेडेड। ठीक है, ये इसके अंदर ही फंस जाता है। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड टाइम पीरियड एंड सेकंड यू हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये दो चीजें फाइंड करना है। ठीक है, बुलेट आकर के इसको हिट करता है, दोनों का मास सेम है, बुलेट का और ब्लॉक का मास सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। बुलेट आकर के इसको हिट करता है, एम्बेडेड हो जाता है और इसके बाद ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। वैसे आपको याद होगा, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड इसका होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, तो इसके हेल्प से टाइम पीरियड तो तुम फटाफट बता दोगे। टाइम पीरियड को या फ्रीक्वेंसी को और दूसरे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, मोशन कैसे स्टार्ट हुआ, किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। टाइम पीरियड जो है वो एक सिस्टम के लिए फिक्स्ड होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, एम्पलीट्यूड से भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके, देखो बेटा, इसमें जो है ना, मतलब जो मास ऑसिलेट कर रहा है वो मास लेना है, सिंपल सा चीज है। तो अगर ये एम्बेडेड हो गया तो मास m नहीं है, 2m मास इसमें ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m/k, क्योंकि मास जो ऑसिलेट कर रहा है वो 2m है, इट्स नॉट m। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए करो, बाकी बच्चे भी फटाफट अपने उसमें लिख लो 2 पाई अंडर रूट 2m/k। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट 2m/k। ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसे करेंगे? आदित्य ने कहा एम्पलीट्यूड a इज u अंडर रूट m/2k। ओके, ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है ना, ये नेचुरल लेंथ है। ये तो ओल्ड इक्विलिब्रियम है ना, जहां पे पहले ये लटका हुआ था, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें हमको न्यू इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में देखना होगा कि हमारा ब्लॉक कहां पे है। ठीक है, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम का मतलब है जब बुलेट उसके अंदर एम्बेडेड हो गया, उसके बाद का इक्विलिब्रियम क्या है, क्योंकि मोशन तो उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो दिस न्यू इक्विलिब्रियम, अब देखो कितना मास है, m ये पहले से था और m एक और आ गया, तो 2mg इक्वल टू kx नॉट, दिस इज फॉर न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो x नॉट इज 2mg/k। अच्छा, जो ओल्ड इक्विलिब्रियम था ये था mg/k नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब न्यू इक्विलिब्रियम जिसको हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं, उसके कंपैरिजन में यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू mg/k। ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये दिस विल बी mg/k। ठीक है, x का वैल्यू यहां पे न्यू इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग mg/k। अच्छा, जो मोशन यहां पे एकदम से कोलिजन के बाद स्टार्ट होगा, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी,
कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस गिव्स m into u is 2m into v dash। तो यहां से v dash आ जाएगा u by 2। ठीक है, अच्छा मुझे ओमेगा इसका पता है, ओमेगा कितना है, ओमेगा है इसका k अपॉन 2m। तो किसी भी SHM के लिए हमने वेलोसिटी देखा है, वेलोसिटी एट x इक्वल टू x क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मुझे सब कुछ पता है, ये u बाई 2 पता है मुझे, x इज mg बाई k ये मुझे पता है, ओमेगा इज अंडर रूट k अपॉन 2m। तो मुझे a निकालना है, a कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं करता हूं v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज k बाई 2m, और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब 2m बाई k u स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये आ जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, इस पूरे का पावर हाफ, दिस विल बी इक्वल टू a। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 2m बाई k u स्क्वायर बाई 4 प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर पावर हाफ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आसान क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है। ये दो पेंडुलम है, ठीक है, दोनों का लेंथ मास सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है, मास लेंथ एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, एंड ए स्प्रिंग कनेक्ट्स दीज टू। ठीक है, दिस इज m, लेंथ l, लेंथ l, स्प्रिंग इज मासलेस एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा इफ फर्स्ट दोनों मासेस को एक ही डायरेक्शन में इक्वली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। ठीक है, बोथ मासेस डिस्प्लेस्ड इक्वली in same direction। ठीक है, and second in opposite directions। and released। ठीक है, मोशन ऐसे स्टार्ट करना है, एक बार जो है दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले जाकर के छोड़ देना है। ठीक है, और दूसरी बार दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, एक को लेफ्ट दूसरे को राइट, छोड़ दो फिर, तो ये फिर ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अगर मैं एक ही साइड को इसको डिस्प्लेस कर दूं तो क्या स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन आएगा? नहीं आएगा। तो अगर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं तो इट्स जस्ट लाइक ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है। एचसी वर्मा में देखोगे एक क्वेश्चन है इस तरह से कि दो धागे से एक वुडन लॉग को ऐसे लटकाया हुआ है। ठीक है, और फिर ये बोलते हैं कि एक ही साइड इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं अगर हम, और इसको छोड़ दें तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? सो द आंसर इज 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये L है। तो वही सेम सिचुएशन यहां भी है। ठीक है, यहां पर स्प्रिंग फोर्स का कोई रोल नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। सो दिस इज 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट का आंसर थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हम इसको थोड़ा सा इधर
और इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, छोटा डिस्प्लेसमेंट देना है, ज्यादा नहीं देना है। एक्स इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्स इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, नेट फोर्स किसी एक के ऊपर निकाल लो। ठीक है, जो एक का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वही दूसरे का भी होगा। ठीक है, किसी एक पे निकाल लेते हैं। सेकंड वाले में कोई एक को ले लो, इसको ले लो, और इस पर नेट फोर्स निकालना है हमको। ठीक है, हमने इसको x इधर डिस्प्लेस किया, तो इस पे नेट फोर्स इधर आना चाहिए, F नेट कितना आएगा वो निकाल लो। ठीक है, मैं इस एंगल को थीटा लिख देता हूं, ये थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो एक तो T इधर लग रहा है, एक mg इधर लग रहा है, और एक इधर फोर्स लग रहा है। ये स्प्रिंग फोर्स बता दो कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा ये बता दो। F नेट क्या लग रहा है इसमें, F नेट क्या लग रहा है, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो एक तो T साइन थीटा लग रहा है और दूसरा लग रहा है स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, x लेफ्ट की तरफ, x राइट की तरफ, तो टोटल एक्सटेंशन 2x हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा 2kx दोनों साइड। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2kx, kx नहीं 2kx, एक्सटेंशन इज 2x। ठीक है, अब यहां पे साइन थीटा को मैं नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं, विच इज नियरली इक्वल टू x बाई एल। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका देखना, t cos थीटा इज नियरली इक्वल टू mg। ठीक है, मैं नियरली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हार्डली कोई मोशन हो रहा है। ठीक है, हमने थोड़ा सा तो खैर जाएगा ऊपर, अगर तुम थीटा करोगे तो बॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो t cos थीटा को हम mg लिख सकते हैं, और थीटा अगर बहुत छोटा है cos theta is nearly equal to 1, so t is nearly equal to mg। तो F net यहां से हमको मिलेगा mg x by l प्लस 2kx। तो यहां से x को कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 2k प्लस mg by l into x। So now this is our k effective, दिस इज आर के इफेक्टिव। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। हमने केवल एक मास को देखा है। ठीक है, दूसरे का भी एग्जैक्टली वही आ जाएगा, तो हम एक के लिए ही उसका मास लिखेंगे m। ठीक है, तो दिस विल बी m अपॉन k इफेक्टिव, k इफेक्टिव ये है। ठीक है, तो सिंपल यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, क्विकली जो है मैं तुमको टू बॉडी ऑसिलेशन बता देता हूं। ठीक है, देखो क्या है, दो मासेस है हमारे पास, m1 और m2। ठीक है, और इनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये मासेस को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करने लगेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा खींच के रेस्ट से रिलीज कर दिया हमने तो ये ऑसिलेट करने लगेंगे। ठीक है, और हमको इनका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। पहला एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा। आंसर है दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को रेस्ट से रिलीज किया है तो सिस्टम का मोमेंटम 0 है। ठीक है, क्योंकि हमने रेस्ट से रिलीज किया है, तो किसी भी मोमेंट पे सिस्टम का मोमेंटम 0 ही रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, इसका मतलब एक साथ अपने इनर एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे और एक साथ आउटर एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे, आगे पीछे नहीं हो सकता। तो याद रखना है दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, निकाले कैसे, तो एक थोड़ा सा इसमें हम मैथमेटिकल
ये करते हैं, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है सपोज, और ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। और सपोज इस टाइम पे इसमें कुछ एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन है x का, तो इस पर एक फोर्स kx ऐसे लग रहा होगा और इस पे एक फोर्स kx ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन इधर को होगा a1 और इसका एक्सेलेरेशन इधर को होगा a2 इस मोमेंट पे, ठीक है। अच्छा, x क्या है? x इज x2 माइनस x1। ये इस टाइम पे स्प्रिंग का लेंथ है, और मान लो L0 इसका ओरिजिनल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, तो x का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस x0, ठीक है। इसको अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2x2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2x1 अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं। अब जैसे फर्स्ट मास का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें, तो हम लिखेंगे m1 d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू kx, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और m2 d2x2 अपॉन dt स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस kx, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां से तुम ये लिख सकते हो d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज k बाई m1 इंटू x, और यहां से लिख सकते हो d2x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k बाई m2 इंटू x। ये दोनों वैल्यूज इसमें डाल दो, ठीक है। d2x अब हम लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2x2, सो दिस इज माइनस k अपॉन m1 इंटू x माइनस d2x1 अपॉन dt स्क्वायर, तो ये माइनस k अपॉन m1 इंटू x आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, माइनस साइन बाहर निकाल लो, k बाहर निकाल लो, ये m2 है, ठीक है। सो यू विल गेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू x, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि ये वाला चीज जो है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर को हम लिख देते हैं k अपॉन म्यू, ठीक है। और यहां पे एक हमने जो ये म्यू इंट्रोड्यूस किया ना, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक है। इसको हम पहले भी सेंटर ऑफ मास में ऑलरेडी कर चुके हैं, रिड्यूस्ड मास, एंड दिस इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से टाइम पीरियड तुम निकाल सकते हो 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन k, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। देखो ये वाला चीज जो बताया आपको, ये बहुत बहुत यूजफुल है, ठीक है। बहुत जगह हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक आईआईटी का प्रॉब्लम देता हूं, आप बहुत इजीली कर लेंगे उसको, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ करके करना तो बहुत इजीली कर लोगे। ये एक स्मूथ ट्यूब है, ठीक है। स्मूथ ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर दो बॉल्स हैं, ठीक है। स्मूथ ट्यूब है तो इसका मतलब बॉल्स के ऊपर कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, और इनको हमने डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये मास m है और ये भी मास m है, और इनको दो स्प्रिंग्स से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दो स्प्रिंग्स से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, ठीक है। ये K है, ये भी K है, मासेस m और m, ठीक है। अब
हम करते ये हैं कि दोनों मासेस को थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करके यहां से हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये मासेस को थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करके यहां से रिलीज कर देते हैं दोनों को, ठीक है। ये भी थीटा और ये भी थीटा, और रिलीज कर देते हैं। तो अब इनका ऑसिलेशन होता है, ये इधर भी आएगा और इसको क्रॉस करके इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके फिर आगे भी जाएगा, फिर पीछे लौटेगा। तो ये एक्सट्रीम्स के बीच में इनका ऑसिलेशन होता है, ठीक है। इसका भी ऑसिलेशन ये एक्सट्रीम्स के बीच में होगा, ठीक है। तो आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ठीक है। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे हम टू बॉडी ऑसिलेशन का अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बहुत फास्ट आंसर दे सकते हैं। अपनी तरफ से अगर तुम रेडियस वेडियस लेना चाहो ले सकते हो, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, और ट्यूब के अंदर स्मूथ ट्यूब है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा बॉल को खींच करके हमने छोड़ दिया, तो बॉल ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये दोनों स्प्रिंग्स को कैसे ले सकते हैं हम, सीरीज में या पैरेलल में? इसका आंसर देना है। ये दोनों स्प्रिंग्स को हम कैसे ले सकते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? अच्छा, इनके फोर्सेस जो है ना, ये जैसे इधर वाला स्प्रिंग ऊपर वाला कंप्रेस हो गया और नीचे वाला स्ट्रेच हो गया, क्योंकि इनके ना फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, इनके फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब kx धक्का ये लगा रहा है, आई एम सॉरी, ये kx धक्का लगा रहा है, तो ये भी kx खींच रहा है। इन दोनों का k जो है ना, ये एक दूसरे को एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ये पैरेलल के जैसा है। मतलब अगर मैं ये दो बॉडीज को ऐसे स्प्रिंग से लगा देता और दो स्प्रिंग पैरेलल में जोड़ देता, ये m, ये m, ये भी k, ये भी k, तो इनका जो टू बॉडी ऑसिलेशन होता ना, बिल्कुल ये वैसा ही है, सिर्फ ज्योमेट्री चेंज कर दिया गया, ज्योमेट्री चेंज कर दिया गया, ऐसे ऐसे गोल गोल लग रहा है, चल रहा है, बट है ये वही, ठीक है। अब बता दो इसका k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा और म्यू कितना हो जाएगा। आपको इसमें म्यू लेना है, आपको k इक्विवेलेंट लेना है, ठीक है। k इक्विवेलेंट देख लो क्या लिखोगे और म्यू क्या लिखोगे। सो k इक्विवेलेंट इज 2k, क्योंकि ये पैरेलल में है, और रिड्यूस मास क्या है, m इंटू m अपॉन m प्लस m, सो दिस इज m बाई 2। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट m बाई 2 इंटू 2k, 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा पाई अंडर रूट m बाई k, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इजी, ठीक है। इनको टू बॉडी ऑसिलेशन से सॉल्व करना बहुत बहुत इजी है। एचसी वर्मा में भी ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब मैं समझता हूँ ये सब चीज जस्ट जो है कंफ्यूज करने के लिए है, कि ऐसे एक टॉय ट्रक है और फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, और ये मास स्मॉल m है और ये मास कैपिटल M है, और ये ब्लॉक इसी टॉय ट्रेन के ऊपर ही, टॉय ट्रक के ऊपर ही ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो मास को थोड़ा सा इधर पुश करके और हम छोड़ देते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट सिंपल टू बॉडी ऑसिलेशन, ठीक है। सो यू विल सिंपली राइट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई k, तो म्यू को लिखोगे m इंटू m अपॉन m प्लस m इंटू k, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसे है नहीं, ठीक है। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, आसान है एग्जाम्पल एक, ये सब भी आईआईटी में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये एक ब्लॉक है, ठीक है,
और इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है। एंड दिस इज नॉट नेसेसरली मेड ऑफ वुड और मटेरियल लाइटर देन वाटर, जरूरी नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, यहां तक डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ठीक है, आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ठीक है। वाटर की डेंसिटी रो दिया हुआ है, मास ब्लॉक का m दिया हुआ है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ब्लॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। अच्छा चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम है और यहां से मैं इसको x नीचे अगर पुश कर देता हूं x, तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? रेस्टोरिंग फोर्स एट x इक्वल टू x, ये निकाल लो तो अपने आप आ जाएगा। जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, एक्स्ट्रा फोर्स जो जनरेट हुआ ना इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करने के बाद, जो एक्स्ट्रा फोर्स डिस्प्लेस जनरेट हुआ वही है रेस्टोरिंग फोर्स। तो कितना जनरेट हुआ? एक तो यहां पे ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर ये सबमर्ज हुआ, कितना सबमर्ज हुआ? ये भी x है, तो इसकी वजह से बॉयंसी, एक्स्ट्रा बॉयंसी, प्लस यहां से एक्स्ट्रा फोर्स स्प्रिंग का kx, तो F इज kx प्लस extra buoyancy. And what is this extra buoyancy? This is weight of extra liquid displaced. पहले जितना इक्विलिब्रियम पे डिस्प्लेस ऑलरेडी हो रहा था, उसमें और कितना ऐड हो गया, तो ये एक्स्ट्रा बॉयंसी हो जाएगा रो इंटू ए इंटू एक्स, ये तो हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ठीक है। सो दिस इज के एक्स प्लस, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं के इफेक्टिव इज के प्लस रो जी ए, दैट्स ऑल। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा बढ़िया वाला जो है करके इसको। एक कर्व सरफेस है स्फेरिकल, ठीक है, और इस कर्व सरफेस का जो रेडियस है वो है 3r, ठीक है। रेडियस ऑफ curvature of surface is equal to 3r, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक, ठीक है, ऐसे बॉल रख दिया, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और यहां पे ये दिया हुआ है कि सरफेस सफिशिएंटली रफ है, मतलब इस सरफेस के ऊपर स्लिपिंग नहीं होगी। सफिशिएंटली रफ का मतलब है प्योर रोलिंग होगा, ठीक है, प्योर रोलिंग। जब भी सफिशिएंटली रफ लिखा है इसका मतलब प्योर रोलिंग, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर या लेफ्ट या राइट कहीं भी डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इसका रेडियस r, मास m, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस 3r है, जो सरफेस है इसका रेडियस 3r है, और जो बॉल है उसका रेडियस r, ठीक है।
आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, रोल करके बॉडी आगे जाएगा, रोल करके पीछे आएगा, रोल करके आगे, रोल करके पीछे। तो इस तरह से ये ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई स्प्रिंग हमने नहीं कनेक्ट किया हुआ है। कर्वेचर की वजह से इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और वही इसको रोल कराएगा। ठीक है, अब देखो मैंने तुमको ये बताया था कि जहां पे रोलिंग टाइप का क्वेश्चन हो तो वहां पे इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज एनर्जी मेथड। ठीक है, फोर्स मेथड की जगह पे एनर्जी मेथड यूज करना है। ठीक है, एनर्जी मेथड में ना देखो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई स्लिपिंग नहीं है तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, सिस्टम की टोटल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मैं आर्बिट्ररली यहां से इस पोजीशन पे एक वेलोसिटी इसकी ले लूं, ठीक है, इट्स लाइक ये पोजीशन है, कुछ एंगल मैं लिख देता हूं यहां पे, थीटा है। ठीक है, और इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v है। ऑब्वियसली ये रोल कर रहा है। ठीक है, स्लिप तो कर नहीं रहा, ये रोल कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इस मोमेंट पे इसकी v है। अच्छा, इसका जो रेडियस जिसमें ये घूम रहा है, ये रेडियस विल बी 2r। ठीक है, ये रेडियस 2r के इक्वल। तो यहां पर इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे, U प्लस K इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इस पोजीशन पे अपना रेफरेंस ले लो, Gp इक्वल टू 0 ले लो। तो इस पोजीशन से ऊपर कितना जाएगा आपको याद होगा, H इक्वल टू होता है L1 माइनस कॉस थीटा। ये हम पेंडुलम के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा इतना डिस्टेंस ऊपर चला जाता है, L1 माइनस कॉस थीटा इतना डिस्टेंस ऊपर चला जाता है। तो U को मैं लिख सकता हूं, अच्छा सेंटर पे सारा मास कंसंट्रेटेड ले सकते हैं, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो आई कैन राइट mg L 1 minus cos theta. Now this L is simply 2r. ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा mg into 2r 1 minus cos theta plus k। अब देखो ये सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर अगर रोल करे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं 7/10 mv²। यहां पे गलती नहीं करना है, हाफ mv² नहीं लिखना है। ठीक है, रोल कर रहा है तो आप लिखेंगे 7/10 mv² एंड दिस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, इसको कांस्टेंट होना चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, mg इंटू 2r प्लस 7/10 mv²। ठीक है, इसको कांस्टेंट होना है। ठीक है, अब आपको पता है कि एनर्जी मेथड में हम फिर अगला स्टेप क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। बट यहां पे ना v को मुझे लिखना है, क्या लिखूं मैं, v को क्या लिखूं, इस डायरेक्शन में अगर एंगुलर वेलोसिटी इसके सेंटर के अबाउट ओमेगा है, ठीक है, तो v को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 2r। v इज ओमेगा इंटू 2r। ओमेगा इज d थीटा बाई dt इंटू 2r। ठीक है, और dv अपॉन dt ये लिखोगे 2r इंटू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि 2r तो कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। एनर्जी को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसको जीरो लिखना होगा क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2mgr, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, चेन रूल लगा देना है, प्लस 7/10m इंटू 2v dv अपॉन dt एंड राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करके जीरो आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब मैं m को तो कटा ही दूं। ठीक है, और ये 2 भी कटा देता हूं, 2 हटा दिया। ठीक है, ये आ गया gr साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस 7/10 v की जगह पे लिख रहा हूं मैं 2r डी थीटा बाई डी टी और dv अपॉन dt की जगह पे फिर लिख रहा हूं 2r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये r एक ये r काट दो। ठीक है, ये काट देते हैं। एक ये 2 से 10 भी काट देते हैं, ये 5 हो जाएगा। तो एक 2 बचा हुआ है तो यहां पे आ गया। अच्छा, एक डी थीटा बाई डी टी भी काट देते हैं, ये भी कट जाएगा। तो ये बच गया g साइन थीटा प्लस 14r अपॉन 5 इंटू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये थीटा के प्रोपोर्शनल आया नहीं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, तो एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन ये भी कर देंगे कि साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा। सो दैट मींस d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर is minus 5g upon 14r into theta। यहां से ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5g अपॉन 14r। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 14r अपॉन 5g। ठीक है, तो इसमें एनर्जी मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, हमेशा फोर्स मेथड से नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना था इसलिए इसमें इतना मतलब मैं एक एक स्टेप लिख रहा था। अदरवाइज आप एक दो स्टेप जो है ये सब अपने मन में भी सोच सकते हैं। ठीक है, फटाफट लिखना है। एक बार टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट लिखना है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, जहां भी रोलिंग रोटेशन ये सब है वहां पे क्या करना है, एनर्जी मेथड यूज कर लेना है। ठीक है, तो होपफुली आपने आज के प्रॉब्लम्स से कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा। तो मैं समझता हूँ और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं एसएचएम के ऊपर और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी में। और आपको मैंने बताया नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, दूसरे जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसमें भी एसएचएम कई सारे केसेस में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जो 12th के बच्चे हैं उनको पता है कि डाइपोल का ऑसिलेशन होता है, या फिर एक रिंग के आसपास अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज रख के और उसको ऑसिलेट करा दूं तो उसका ऑसिलेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर एसएचएम यूज होता है और बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं एक दिन और आपको एसएचएम के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और साथ में फिर मैं आपको वेव के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पार्टली एसएचएम करेंगे और पार्टली फिर हम वेव के थोड़े से अच्छे एडवांस वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।